हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि 5 पार्ट अपलोड किए हैं, मैंने 5 पार्ट्स अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने जो कवर किया है वो है आपके रोटेटिंग मासेस, यानी बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। उसके बारे में मैंने वहाँ पे कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप टेक्निकल क्लासेस पे जाके बैलेंसिंग एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग मासेस की। तो रेसिप्रोकेटिंग मासेस, जैसे आपको पता होगा कि आईसी इंजन हो गया, आपका स्टीम इंजन हो गया, जहाँ पे भी आपका कोई भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है उस जगह पे आपके जो रिजिड बॉडी है उसके थ्रू कुछ ना कुछ मास डेवलप होते हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ अनबैलेंसिंग होती है। तो यहाँ पे अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो अनबैलेंसिंग हो रही है उसको अपन कैसे बैलेंस करते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर 15 द आर्टिकल नंबर 15.10 द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, कि आपके जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे दूसरे फोर्सेस लगे होते हैं, जैसे कि वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। द रिजल्ट्स ऑन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी of the engine due to the inertia force only known as the unbalanced force or the shaking force। तो यहाँ पे बोला है कि the resultant of the all force, यानी कि जो जितने भी forces लग रहे हैं acting on the body of the engine due to the inertia force only is known as unbalanced force या फिर shaking force। Thus if the result of the all the forces due to inertia is zero देन देयर विल नो अनबैलेंस फोर्स, यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि जो कि रिजल्टेंट फोर्स है आपके, दस इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑल रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि वो कह रहे हैं आपके सामने कि जितने भी आपके रिजल्टेंट फोर्सेस हैं ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स, अगर वो ज़ीरो हो जाते हैं देन देयर विल बी नो अनबैलेंस फोर्स, यानी कि अगर जो भी इनर्शिया फोर्स के ऐसे जो भी आपके रिजल्टेंट फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं अगर वो ज़ीरो हो जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं बचेगा। बट इवन देन अनबैलेंस्ड कपल और शेकिंग कपल विल बी प्रेजेंट, पर वहाँ पे कुछ ना कुछ कपल्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे जो कि अनबैलेंस कपल होंगे। कपल आपको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जिसको अपन मूवमेंट बोलते हैं। पर अगर मैं इनडायरेक्ट देखा जाए तो जो कपल की डेफिनेशन है वो है कि आपके जो दो फोर्सेस लगे रहते हैं सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उन दो फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो बीच की डिस्टेंस है उसका अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका कपल बनता है। यानी सेम मैग्नीट्यूड के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर लगे होते हैं सेम डिस्टेंस अलग, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो वो कपल कहते हैं। बट यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं तो वो वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर सारे फोर्स बैलेंस भी हो जाएंगे, अगर यहाँ वहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं बचेगा तो कोई ना कोई कपल ज़रूर बचेगा। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे एक डायग्राम भी दिखा रखा है, आपको उस डायग्राम को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ समझिए। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन की मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि एफ आर दिया इन्होंने फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, जो कि एफ आर है, यानी कि जो आपको फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए जो कि आपकी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं उनको चलाने के लिए। जैसे कि नॉर्मल है आपका एफ आई, यहाँ पे क्या इनर्शिया फोर्स है, एफ एन आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, एफ इज़ ए बियरिंग फोर्स। बियरिंग फोर्स यानी कि जो क्रैंक के ऊपर बियरिंग लगी होगी जो कि आपके क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कर रही होगी, जो उसके ऊपर फोर्स डेवलप हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एफ बी के इन्होंने यहाँ पे दो कंपोनेंट शो किए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ माई एफ बी, जिसकी मैंने डायरेक्शन नीचे ली है, और अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल मेरा थीटा हो जाएगा। तो इसकी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में क्या होगा आपका एफ बी हॉरिजॉन्टल और एफ वी वर्टिकल। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो कि उसने डायरेक्शन ऊपर शो कर रखी है तो वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बता रहा है बेयरिंग का, एक वर्टिकल फोर्सेस बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एफ आई इनर्शिया फोर्स, एफ एन इज़ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, और एफ वी आपका क्या है बेयरिंग फोर्स है, क्रैंक शाफ्ट की बेयरिंग फोर्स है। तो आप यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ देखेंगे जो कि आपको बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। आगे उसने यही चीज़ बता रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकला है, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकला है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया बस आपको उतना ही जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं?
तो आप यहाँ पे ये फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला अपन पहले देख चुके हैं। रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है ये उसका फार्मूला है, जो कि आपको पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि ए आर इज इक्वल क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस के कॉस 2 थीटा ओवर एन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक्सेलरेशन पता है और अगर आपको मास पता है, जैसे कि इन्होंने गिवन डेटा में दे रखा है, स्मॉल m is the mass of the reciprocating part, l is the length of the connecting rod, r is the radius of the crank, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो कि पीओ उन्होंने ऊपर दे रखा है, पीओ यानी कि जो पिस्टन का लाइन ऑफ स्ट्रोक है। ओमेगा आपको जो क्रैंक है वो रोटेट कर रही है वो है, और एन क्या है आपका कनेक्टिंग रॉड की लेंथ और क्रैंक का रेशियो यानी कि एल ओवर आर। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि एफ आई जो कि आपका इनर्शिया फोर्स है और एफ आर आपका जो रिक्वायर्ड फोर्स है जो कि आपके एक्सेलरेट करेगा आपके रेसिप्रोकेटिंग मासेस को, तो वो होगा एफ इज इक्वल एम ए के बराबर। तो मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, यो एम था वो मेरा यहाँ पे आ गया, और ये आपको फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये मेरे पास ऊपर फार्मूला है। अगर इसमें फार्मूले को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, प्लीज़ ये लाइन आप पढ़ लीजिए कि वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग यानी कि एफ बी एच इक्वल एंड अपोजिट टू द इनर्शिया फोर्स। आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि अब यहाँ पे देखेंगे जो एफ बी एच है वो आपके एफ आई के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं समेशन एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एफ आई इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एफ बी एच के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो इनर्शिया फोर्स होगा आपके वो एफ बी एच के बराबर हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने बोला। तो इन्होंने बोला कि दिस फोर्स इज एन अनबैलेंस्ड वन एंड इज डिनोटेड बाय द एफ यू। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि ये अनबैलेंस फोर्स है जिसको मैं एफ यू से डिनोटेड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया जो कि एम ए की वैल्यू है। मैंने इसको पार्शियली मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि फर्स्ट में एम ओमेगा स्क्वायर आर का मल्टीप्लाई किया तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा हो गया। फिर दूसरा आप देखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा बाई एन। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो आपका एफ यू है वो आपका प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स से मिलके बना है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख भी रखा है कि द एक्सप्रेशन एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज नोन एज द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स and m omega square r cos 2 theta is called the secondary unbalanced force। सिंपल। आगे इसके अंदर इन्होंने मैक्सिमम कंडीशन मिनिमम कंडीशन बता रखी है, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझेंगे कि जो कॉस की वैल्यू होती है वो मैक्सिमाइज होती है आपकी कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल 0 पे 90 पे 180 पे 360 पे। क्योंकि जब अपन बात करते हैं उस केस के अंदर कि जस्ट सिंपल है क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू हो रही है। अगर जैसे बोलेंगे यहाँ पे मैं कॉस 2 थीटा की बात कर रहा हूँ ऊपर इस जगह पे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो एक तो 0 पे हो गया जैसे मैंने बोला, फिर 90 पे होगा क्योंकि 2 थीटा होगा तो 2 थीटा 180 हो जाएगा। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो सिमिलरली अगर 180 देखूंगा तो 360 हो जाएगा। तो और थीटा के केस में अगर अपन नोटिस करेंगे, जब इस वाले केस की बात करेंगे तो उसमें 90 का कोई भी रोल नहीं होगा, तो वो 0 180 के केस में चलेगा। तो एफ पी मैक्सिमम आपका हो जाएगा 0 एंड 180 पे, और जो सेकेंडरी फोर्स होगा 0 90 180 360 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन 2 थीटा की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अपन थीटा की बात कर रहे हैं। तो दैट्स इट। ये सिंपल चीज़ थी कि आपको पता पड़ गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स क्या होता है और आपका बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस क्या होते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। अभी अपन आगे इसका थोड़ा सा एक्सट्रीम पार्ट करेंगे जो कि डेरिवेशन है, पार्शियली अनबैलेंस फोर्सेस की बात करेंगे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट पार्ट देखना, ये पार्ट 6 है, आप पार्ट 7 में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।